डू लॉज अप्लाई टू ऑल? सो लास्ट वीडियो से हमने अपना चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 8 सिविक्स जो है वो स्टार्ट किया था और उसमें हमने पढ़ा था कि क्या क्या हम इस पूरे चैप्टर में देखने वाले हैं। साथ ही साथ हमने ये समझा था कि भाई आखिरकार जो लॉज हैं वो होते क्या हैं और क्यों वो किसी भी कंट्री किसी भी सोसाइटी में जरूरी होते हैं। अब हमने कुछ सवाल जो है वो लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे कि क्या जो लॉज हैं वो सभी पे अप्लाई होते हैं और किस तरीके से जो नए लॉज हैं वो बनते हैं या चेंजेस जो लॉ में हैं वो कैसे किया जाता है, और क्या ऐसे लॉज भी होते हैं जिनके साथ जो जनता है, जो लोग हैं कंट्री के, वो नाखुश होते हैं। तो ये सभी सवाल जो हैं हमने उठाए थे और ये बोला था कि हम पूरे चैप्टर में इन सवालों पे गौर करेंगे, इनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, डू लॉज अप्लाई टू ऑल, कि क्या जो कानून है, लॉज है, वो सभी के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं कि एग्जाम्पल के साथ, रीड द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पे एक ये सिचुएशन दी हुई है, इसको पढ़ते हैं और उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे। A government official helps his son go into hiding because his son has been given a 10-year jail sentence by a district court for a crime that he has committed. So एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है, एक ऐसा पर्सन है जो कि अच्छी खासी पोजीशन पे बैठा है, सरकारी नौकरी है उसकी, और मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वो बहुत ही अच्छे पोजीशन पे बैठा है, पावरफुल पर्सन है। अब उसके बेटे ने कोई क्राइम कमिट कर दिया, उसने कुछ जो है गलत काम कर दिया जिसकी वजह से उसे सजा हुई और जो कोर्ट है उसने उसको 10 साल की सजा सुनाई कि उसको 10 साल का जेल जो है वो होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये सजा सुनाई। बट इस गवर्नमेंट ऑफिशियल ने क्या किया, उसने अपने बेटे को छिपा दिया कहीं, ताकि जो पुलिस है वो उसको पकड़ के ले जा ही ना पाए कि उसको जेल में डाले, है ना, क्योंकि पुलिस आएगी उसको पकड़ के ले जाएगी तभी जेल में डालेगी। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बड़ा ही अपना दिमाग लगाया कि कैसे करूं कि जो मेरा बेटा है वो जेल ना जा पाए। तो उसने अपने बेटे को कहीं छिपा दिया ताकि पुलिस उसको ना पकड़े। डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्शंस वर राइट? क्या आपको लगता है जो भी इस गवर्नमेंट ऑफिशियल ने किया कि वो सही था? सो आंसर इज नो, जो भी उसने किया वो गलत था। भले ही वो उसका बेटा है, बट जो गलत है सो गलत है। अगर जो हमारा कोर्ट है उसने उसको किसी चीज की सजा दी है तो उस लड़के को, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल का बेटा है, उसे वो सजा भुगतनी ही पड़ेगी। और अगर वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब उसके क्राइम में वो एक तरीके से उसको सपोर्ट कर रहा है, राइट? तो मतलब एक तरीके से वो खुद गुनहगार बन रहा है। तो मतलब कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने किया अपने बेटे को छुपाकर, वो गलत था। Should his son be exempted from the law just because his father is economically and politically powerful? क्या उस बेटे को कानून से एक तरीके से छुटकारा मिलना चाहिए, या जो उसको सजा मिली है उससे छुटकारा मिलना चाहिए सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके जो पापा हैं, जो उसके फादर हैं, वो इकोनॉमिकली मतलब एक तरीके से पैसा है उनके पास, और पॉलिटिकली पावरफुल है, मतलब उनके पास इतनी पावर है कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकें, अपनी ताकत जो है उसका इस्तेमाल करके वो लोगों को दबाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि क्या जो इस गवर्नमेंट ऑफिशियल का बेटा है उसको उसकी सजा से एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। एग्जेम्प्ट मतलब एक तरीके से उसको छोड़ दिया जाए, उसको उसकी सजा या फिर माफ कर दी जाए। एग्जेम्पशन मतलब होता है जब किसी चीज को इंक्लूड ना किया जाए, उसको किसी चीज पर्टिकुलर दायरे से बाहर रखना, मतलब हो गया एग्जेम्प्ट करना, है ना। तो बोला जा रहा है कि क्या इस लड़के को सजा इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसके पापा जो है वो इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली पावरफुल है। तो आंसर आपको इसका भी पता है कि नहीं, भले ही उसके पापा बहुत ही पावरफुल हैं, इकोनॉमिकली जो है उनके पास पावर है, पैसा है, पॉलिटिकली पावरफुल है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसका क्राइम जो है वो उसको माफ कर दिया जाएगा। उसने अगर क्राइम किया है तो उसे सजा मिलेगी। तो भाई आपको तो वैसे पूरा चैप्टर समझ ही आ गया, ये टॉपिक आपको बिल्कुल ही समझ आ गया अगर आपने इन क्वेश्चंस के आपने सही से आंसर दिए हैं। मतलब आपको काफी आइडिया है कि भाई चाहे कोई पर्सन कितना ही अमीर हो, कितना ही गरीब हो, अगर उसने क्राइम किया है तो उसको सजा तो मिलेगी ही। तो समरी में तो आपको ये जो पूरा सेक्शन है डू लॉज अप्लाई टू ऑल, ये आपको समझ आ चुका है। बट अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। द अबव इज अ क्लियर केस ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ। तो हमने ये जो केस पढ़ा, गवर्नमेंट ऑफिशियल ने अपने बेटे को छुपा दिया क्योंकि उसके बेटे ने कोई क्राइम कमिट किया था और उसको 10 साल की सजा हो रही थी, तो उस गवर्नमेंट ऑफिशियल ने अपने बेटे को छिपा दिया। तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये लॉ का वायलेशन है, लॉ का उल्लंघन है, क्योंकि लॉ के मुताबिक तो उसके बेटे को सजा होनी चाहिए थी। और जो पिता है उसे खुशी तो नहीं होगी, जाहिर सी बात है, बट उसको फिर भी कानून का जो है सपोर्ट करना चाहिए था, पुलिस के साथ उसको सपोर्ट दिखानी चाहिए थी और अपने बेटे को एक तरीके से हवाले कर देना चाहिए था पुलिस के कि ठीक है अब 10 साल की सजा मिली है तो भाई भुगत के आओ। बट ऐसा नहीं हुआ, तो वायलेशन ऑफ लॉ तो है।
As you read in chapter 1, members of Constituent Assembly were agreed that there should be no arbitrary exercise of power in independent India. तो हमने जो हमारा चैप्टर 1 था उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में काफी कुछ पढ़ा था, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के बारे में पढ़ा। तो यूनिट 1 में हम अच्छे से ये समझ के आए थे कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जब वो बनाया था तो बहुत सारी चीजों पे उन्होंने ध्यान दिया था और उन्होंने ये भी बोला था कि इंडिपेंडेंट इंडिया में, मतलब कि जो आजाद भारत होगा उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर नहीं होनी चाहिए। आर्बिट्रेरी मतलब अपनी मन मर्जी से अपनी पावर का इस्तेमाल करना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है कि वो अपने बेटे को छुपा दे, या फिर कभी कभी क्या होता है घूस वगैरह दी जाती है, ब्राइब जो है वो दी जाती है कि भाई जैसे जज को हो सकता है कि ये जो पर्सन है गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो इतना पावरफुल हो या इतना पैसा हो उसके पास कि वो जज को जो है घूस देने की कोशिश करता, हो सकता था ऐसा। तो ऐसे केसेस एक्चुअल में देखने मिलते हैं, राइट। तो इस तरीके से लोग जो है वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने ये बोला था कि भाई किसी भी जो पर्सन है उसको ये हक नहीं है कि वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करे। हमने उसमें एक और सेक्शन देखा था कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो पर्सन है वो अपनी पावर का बहुत ही ज्यादा गलत इस्तेमाल करके दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, उन पे अत्याचार करते हैं। तो इन सभी के कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने ये बोला था कि इस तरीके की मिसयूज ऑफ पावर जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगी और सभी लोग जो हैं वो लॉ के सामने इक्वल हैं। एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। इस लाइन को हमने बहुत ही अच्छे से समझा था उस यूनिट में। तो यहाँ पे भी वही बोला जा रहा है कि कोई भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता, लॉ के सामने जो है वो सब बराबर हैं। They therefore instituted several provisions in the constitution that would establish the rule of law. तो क्योंकि ऐसा हमें देखने मिलता है कि पावर का गलत इस्तेमाल होता है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया ताकि इस मिसयूज ऑफ पावर को रोका जा सके, उसने काफी सारे प्रोविजंस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में लाए जो कि एक तरीके से रूल ऑफ लॉ को स्टैब्लिश करते हैं, कानून के राज को एक तरीके से स्टैब्लिश करते हैं। The most important of these was that all persons in independent India are equal before law. और एक सबसे important जो लॉ कहीं रूल कहीं वो ये था कि सभी जो लोग हैं वो लॉ के सामने एक समान हैं, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे औरत है, आदमी है, किसी भी धर्म से आता है, किसी भी जेंडर का है, रिलीजन का है, कास्ट का है, किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, लॉ के सामने सब एक समान है। What the rule of law means is that all laws apply equally to all citizens of the country and no one can be above the law. और इस लॉ का मतलब क्या है कि सभी लोग जो हैं वो लॉ के सामने एक बराबर हैं, सभी लोगों को लॉ जो है वो एक समान से ट्रीट करेगा। एक जो कानून है वो किसी अमीर पे जितना अप्लाई होता है उतना ही किसी गरीब पे होता है, किसी मेल पे जो कानून अप्लाई होता है वो किसी फीमेल पे भी होता है, सब पे जो लॉ है वो इक्वली एप्लीकेबल है और कोई भी पर्सन जो है वो लॉ से ऊपर नहीं है। सबसे ऊपर जो है हमारे देश में वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, राइट। नीदर अ गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉर अ वेल्दी पर्सन नॉर इवन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज अबव द लॉ। कोई भी पर्सन, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही अमीर क्यों ना हो, वेल्दी पर्सन मतलब अमीर हो गया, राइट, चाहे वो देश का प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, कोई भी जो पर्सन है वो लॉ से ऊपर नहीं है। Any crime or violation of law has a specific punishment as well as a process through which the guilt of the person has to be established. अगर कोई भी क्राइम हुआ है, किसी ने कोई भी गुनाह किया है या लॉ का उल्लंघन किया है तो उसको एक स्पेसिफिक पनिशमेंट मिलती है। साथ ही साथ एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये स्टैब्लिश किया जाता है, ये निश्चित किया जाता है कि हाँ उस पर्सन ने गुनाह किया है, राइट। जैसे क्या होता है, किसी ने कोई गुनाह कर दिया तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, सबसे पहले उसको क्या होता है कोर्ट वगैरह में ले जाएंगे, कोर्ट में उसके ऊपर पूरा मुकदमा चलेगा, वो अपने पक्ष की बात रखेगा, सामने वाला जिसने उस पर इल्जाम लगाया है वो अपनी बातें रखेगा और फिर ये प्रूव होगा कोर्ट में कि हाँ किसने जो क्राइम है वो किया है, क्या जिस पर्सन पे इल्जाम लगाया गया है क्या वो सच में क्रिमिनल है, अगर है तो फिर उसको जो कोर्ट है वो पनिशमेंट देता है। इस तरीके से पूरा एक प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो किया जाता है ये स्टैब्लिश करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि हाँ जिस पर्सन पे इल्जाम लगाया जा रहा है वो हकीकत में गुनहगार है कि नहीं, राइट। और जो भी गुनाह होता है उसके लिए हमारे देश में बहुत सारे कानून है ना। कोई जो चोरी अगर किसी ने की है तो किसी पर्टिकुलर लॉ के अंडर पड़ेगा, अगर किसी ने किसी का मर्डर किया तो उसके लिए अलग कानून है, उसके लिए अलग सजा है। तो हर क्राइम के लिए पर्टिकुलर सजा जो है वो निश्चित है।
तो जो भी उसने क्राइम किया है उसके हिसाब से उसको पनिशमेंट जो है वो मिलती है। बट वॉज इट ऑलवेज लाइक दिस? अब सवाल ये खड़ा होता है कि आज तो हम ये कह रहे हैं कि लॉ के सामने सभी एक समान हैं, लॉ हर एक किसी को इक्वली ट्रीट करता है, बट क्या हमेशा से ऐसा था? क्या हमेशा से हम ये देखते आ रहे थे कि लॉ सबको इक्वली ट्रीट कर रहा है? सो इन एंशिएंट इंडिया देयर वर इन्यूमरेबल एंड ऑफन ओवरलैपिंग लोकल लॉज। तो अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें, पुराने टाइम की बात करें, तो उस टाइम पे क्या था कि बहुत सारे लोकल लॉज थे। लोकल लॉज मतलब कि ये पूरा देश हो गया, देश में ये स्टेट्स हैं, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ आपको, और स्टेट्स में मान लो डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हैं, तो मान लो हर एक डिस्ट्रिक्ट ने अपना ही एक लॉ बना रखा है, उनके अपने अपने कानून हैं, इस डिस्ट्रिक्ट का अलग कानून, इसका अलग, और जो डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हैं इसका अलग कानून, इसका अलग कानून, मतलब हर एक जो लोकल एरिया है उसने अपना ही एक सेट ऑफ लॉज जो है वो बना के रखा था। और ज्यादातर हमें देखने मिलता था कि जो लॉज है वो ओवरलैपिंग है, मतलब कि एक लॉ है यहाँ पे जो चोरी की बात कर रहा है, दूसरा लॉ यहाँ पे है जो कि चोरी की बात भी कर रहा है और मर्डर की बात भी कर रहा है। मतलब दो लॉज ऐसे हैं जो कि सेम क्राइम के बारे में बात कर रहे हैं, और इसमें इस जो क्राइम है इसकी कुछ और सजा होगी और इस वाले लॉ के अंदर इसी सेम चोरी की कुछ और सजा होगी। तो इस तरीके से जो लॉज हैं वो ओवरलैपिंग थे, राइट। अब कंफ्यूजन हो जाएगी ना कि आपने उस वाले कानून में तो कहा कि चोरी की ये सजा होनी चाहिए, इसमें कहा ये, तो कौन सा अप्लाई होगा? इस तरीके से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग थी। Different communities enjoyed different degrees of autonomy in administering these laws among their own। अब अलग अलग कम्युनिटीज है हमारे देश में, तो उस टाइम पे भी क्या होता था, पुराने टाइम की हम बात कर रहे हैं, कि अलग अलग जो कम्युनिटीज थी, अलग अलग जो ग्रुप ऑफ पीपल थे, उनको अलग अलग तरीके से इन लॉज को एडमिनिस्टर करने की आजादी थी। मतलब कि मान लो कोई पर्सन जो है उसको, उसके ऊपर लॉ जो है वो इतना ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं होगा जितना कि किसी और पे। मतलब कि अगर किसी अमीर ने कोई क्राइम किया है तो उसको कम सजा मिलेगी, और वहीं सेम क्राइम अगर किसी गरीब ने किया है तो उसको बहुत ज्यादा सजा मिलेगी। मतलब इस तरीके से कुछ जो कम्युनिटीज थी उनको अलग जो डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी है, एक फ्रीडम जो है वो मिला हुआ था। In some cases, the punishment that two persons receive for the same crime vary depending on their caste background, with lower caste being more harshly penalized। अगेन इसमें वही बोला जा रहा है जो जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि जो पनिशमेंट है सेम क्राइम के लिए वो अलग अलग थी, अलग अलग लोगों के लिए। तो और ये जो डिफरेंस था वो मेनली कास्ट के बेसिस पे था, कि अगर ऊंची जाति का पर्सन है तो उसको कोई भी क्राइम करने में कम सजा मिलेगी, वही अगर सेम क्राइम कोई सो कॉल्ड लोअर कास्ट का पर्सन कर देगा तो उसको सजा जो है ज्यादा मिलेगी। तो इस तरीके से कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जो पनिशमेंट है वो सेम नहीं थी। This slowly began to change as this system of law began to further evolve during the colonial period। बट धीरे धीरे कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ, मतलब जब ये अंग्रेज वगैरह आए तो धीरे धीरे करके ये जो सिस्टम था ये पनिशमेंट वगैरह का, इसमें चेंजेस आने लग गए। भाई कॉलोनियल जो ये ब्रिटिशर्स वगैरह आए, उन्होंने अपने कानून लाए, उन्होंने अपने तरीके से देश को कंट्रोल करने की कोशिश की, तो इन लॉज में थोड़ा चेंज आने लग गया। It is often believed that it was the British colonists who introduced the rule of law in India। और काफी बार ये कहा जाता है कि लोग ये मानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिशर्स कॉलोनिस्ट आए थे, उन्होंने ही हमारे देश में रूल ऑफ लॉ जो है उसे स्टैब्लिश किया, मतलब कि कानून का राज जो है वो स्टैब्लिश किया। हिस्टोरियंस हैव डिस्प्यूटेड दिस क्लेम ऑन सेवरल ग्राउंड्स। बट जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो इस चीज को सवाल करते हैं, इस चीज को एक तरीके से अपोज करते हैं कि नहीं, ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं लाया है। तो देखो रूल ऑफ लॉ का बेसिकली क्या मतलब हो गया कि कानून जो है वो राज कर रहा है, मतलब सबसे ऊपर कौन है, कानून है, राइट। तो हिस्टोरियंस कहते हैं कि नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने कोई रूल ऑफ लॉ जो है वो नहीं लाया है। और तो बहुत सारे कारण देते हैं वो कि किस लिए वो कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने रूल ऑफ लॉ नहीं लाया इंडिया में। टू ऑफ विच इंक्लूड, first that colonial law was arbitrary, the second that Indian nationalists played a prominent role in the development of legal sphere in British India। तो पहली चीज जो है जिससे कि हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं लाया, वो पहला ये है कि जो कॉलोनियल लॉ था, मतलब कि जो कानून ब्रिटिशर्स लाए वो आर्बिट्रेरी था, मतलब कि वो मन मर्जी वाले कानून थे, जो ब्रिटिशर्स को अच्छा लग रहा है उस हिसाब से उन्होंने कानून बनाए थे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था कि भाई देश के भले के बारे में सोचना है या फिर रूल ऑफ लॉ है कि जैसा कानून कहेगा वैसे ही चलना है। अगर उनका मन किया तो कानून का उल्लंघन भी कर दिया करते थे, आर्बिट्रेरी था सब कुछ। और दूसरा ये कि
जो इंडियन नेशनलिस्ट हैं, मतलब कि ऐसे भारतीय जो पॉलिटिक्स वगैरह में जिन्होंने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी, उन लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ब्रिटिश इंडिया के लीगल स्फेयर को बनाने में। मतलब कि जो कानून जिस तरीके के रहेंगे उनको बनाने में जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ब्रिटिश इंडिया में भी, कि भले ही ब्रिटिशर्स थे बट धीरे धीरे करके क्या हुआ था कि हमने पढ़ा है पिछले क्लासेस में कि जो इंडियंस थे वो धीरे धीरे करके ये डिमांड करने लगे थे कि उन्हें इलेक्शंस जो हैं वो करवाने हैं देश में, ताकि हमारे देश के जो लोग हैं वो भी पार्लियामेंट में बैठ सकें। ये ब्रिटिशर्स के टाइम की मैं बात कर रही हूँ। तो उन्होंने जो है एक तरीके से ब्रिटिशर्स ने अलाउ कर दिया था कुछ जगह पे इलेक्शंस। तो धीरे धीरे करके जो इंडियंस थे वो भी अब पार्लियामेंट में आने लगे थे, वो भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस जो है वो कानूनों को करने लगे थे। तो इस तरीके से ब्रिटिश इंडिया में भी जो इंडियन नेशनलिस्ट हैं उन्होंने लीगल स्फेयर को बनाने में, देश का जो कानून है उसको बनाने में काफी हद तक रोल प्ले किया था। तो मतलब हम पूरे तरीके से ये नहीं कह सकते कि ब्रिटिशर्स ने रूल ऑफ लॉ इंडिया में स्टैब्लिश किया, नहीं। पहली बात तो जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे रूल चल रहा था, लॉ चल रहा था, वो आर्बिट्रेरी था। वो एकदम से हम ये नहीं कह सकते कि वो कानून को अच्छे तरीके से मान रहे थे। वहीं जो थोड़ा बहुत रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश भी हुआ उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल इंडियन नेशनलिस्ट का था, ब्रिटिशर्स का नहीं था। वन एग्जाम्पल ऑफ आर्बिट्रेरीनेस that continued to exist as part of British law in the Sedition Act of 1870। तो एक जो आर्बिट्रेरीनेस हम देख सकते हैं जो कि आगे तक भी कंटिन्यू रहा, और ये जो लॉ है वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे आया था। तो उसी का एग्जांपल दिया जा रहा है कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो लॉ लाए थे वो आर्बिट्रेरी था, मतलब सिर्फ अपने फायदे के लिए वो लोग लॉस का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। तो वो लॉ कौन सा था जिसका हम एग्जांपल ले रहे हैं, वो है कि सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। तो सबसे पहले सेडिशन का मतलब समझते हैं। सेडिशन का मतलब है राजद्रोह, मतलब कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो, कोई ऐसा एक्शन जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ है। मतलब कि हम ये समझ सकते हैं कि ये जो कानून है वो इसलिए था कि अगर ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। द आइडिया ऑफ सेडिशन वाज वेरी ब्रॉडली अंडरस्टूड विद इन दिस एक्ट। तो इस एक्ट के अंदर जो सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 था, इसमें सेडिशन का जो आइडिया है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड कर दिया गया था। और ब्रॉड करना मतलब कि सेडिशन के अंदर, इस एक्ट के अंदर काफी सारी चीजों को ला दिया गया था कि मतलब अगर आप ये करोगे तो भी आप गवर्नमेंट के खिलाफ हो, अगर आप ये करोगे तो भी आप गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहे हो। इस तरीके से बहुत सारी चीजों को इस सेडिशन के अंदर ला दिया गया था। एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल। और इस एक्ट में क्या लिखा था, इस एक्ट के मुताबिक कोई भी पर्सन अगर वो गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा होगा या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा होगा, उसकी निंदा कर रहा होगा, तो उस पर्सन को बिना किसी ट्रायल के अरेस्ट कर लिया जाएगा। मतलब कि ट्रायल में क्या होता है कि एक तरीके से अगर किसी पर्सन को पहले उस पर इल्जाम लगता है, उसे अरेस्ट किया जाता है, तो उसको जेल मतलब जो कोर्ट है उसके आगे प्रेजेंट किया जाता है, जज के आगे प्रेजेंट किया जाता है, उसको पूरा ट्रायल चलता है और उसके बाद ये डिसाइड होता है कि हाँ वो पर्सन ने सच में क्राइम किया है या नहीं, वो गुनहगार है या नहीं। और उसके बाद जो जज है वो सजा सुनाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल में पढ़ा कि उसके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल का बेटा है उसको 10 साल की सजा सुनाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने। बट इस लॉ के अंदर क्या था, इस एक्ट के अंदर, कि आपके ऊपर कोई इस तरीके का मुकदमा नहीं चलेगा, आपको सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। मतलब कि ये पूछा ही नहीं जाएगा, ये चीज की पुष्टि ही नहीं की जाएगी आप सच में गुनहगार हो नहीं हो, कोई मतलब नहीं। बस अगर आप कहीं पे भी इस तरीके से दिखाई दिए, आपका मत बिल्कुल भी नहीं सुना जाएगा कि आप सही में अच्छे काम के लिए क्रिटिसाइज कर रहे थे या फिर जो जनता है उसके भले के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाएगा। बस अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को लग रहा है कि आप उसके खिलाफ जा रहे हो तो वो आपको पकड़ेगी और जेल में डाल देगी। Indian nationalists began protesting and criticizing this arbitrary use of authority by the British। बट ये जो कानून है वो हमें पता है कि बहुत ही बेकार है। मतलब कि जब भी ब्रिटिशर्स को लगा कि ये पर्सन हमारे खिलाफ जा रहा है, भले वो सही हो पर्सन, तो वो उसको उठाएगी और जेल में डाल देगी। तो इसकी वजह से क्या था, वो इंडियंस को ही तो टारगेट कर रहे थे। वो इंडिया में ये कानून ला रहे हैं तो इंडियंस को ही टारगेट कर रहे थे। ऐसे लोग जो कि ब्रिटिशर्स के अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उनको वो पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे थे। तो हमारे जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, उन्हें इस लॉ को, इस एक्ट को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने इस लॉ के खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये आर्बिट्रेरी यूज था, मतलब कानून को अपने तरीके से इस्तेमाल करना, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए कानून बनाना, जो ये चीज, ये एक्ट था, इसके खिलाफ इंडियन नेशनलिस्ट ने विद्रोह किया। दे ऑल्सो बिगैन
fighting for greater equality and wanted to change the idea of law from a set of rules that they were forced to obey to law as including ideas of justice। तो अब इस कानून के आने के बाद जो लोग हैं, जो इंडियंस थे, वो और ज्यादा गुस्से में आ गए और अब वो ग्रेटर इक्वालिटी के लिए आवाज उठाने लग गए कि भाई समानता होनी चाहिए। तुमने जो अंग्रेज हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, उनको सारी प्रिविलेजेस दी हुई हैं, तुम उनके लिए अच्छा अच्छा सोच रहे हो, और जो इंडियंस हैं उनके लिए इतने गंदे गंदे सेडिशन एक्ट जैसे कानून जो हो तुम लाते जा रहे हो। तो जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने ग्रेटर इक्वालिटी के लिए बात की कि भाई जो समानता है वो सब में होनी चाहिए, और उन लोगों ने इस बात पे फोकस किया, इस बात पे जोर दिया कि जो आइडिया ऑफ लॉ है, मतलब कि देश में जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने कानून लाए हुए हैं उनको वो चेंज करना चाहते हैं। फिलहाल जो कानूनों की सिचुएशन है वो कैसी है, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिन्हें कि जबरदस्ती इंडियंस पे थोपा जा रहा है और उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो उन कानूनों का पालन करें। बट जो इंडियंस थे वो कह रहे थे कि हमें इस तरीके के सेट ऑफ रूल्स जिन्हें कि हमें जबरदस्ती फॉलो करने कहा जा रहा है, इससे जो चेंज करके हमें एक ऐसा लीगल सिस्टम लाना है जो कि जस्टिस की बात करता हो, जो कि इंक्लूसिव हो, जो कि सबको एक साथ लेके चल रहा हो, जो कि इस तरीके से भेदभाव ना करे, जिसे कि जबरदस्ती थोपा ना जाए, जिसमें हमारी सहमति भी हो कि हमारी सोसाइटी हाँ ऐसी होनी चाहिए। अगर रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं तो कुछ ऐसे होने चाहिए जिसमें सबका भला हो, किसी पे जबरदस्ती इस तरीके से अत्याचार नहीं होना चाहिए, ऐसे लॉज होने चाहिए, राइट। तो उन्होंने कहा कि जो जिस तरीके से जबरदस्ती हमसे लॉज फॉलो कराए जा रहे हैं, इन चीजों को बदल के हमें एक ऐसे सिस्टम लाना है, ऐसा लीगल स्फेयर लाना है जो कि जस्टिस की बात करे। By the end of the 19th century, the Indian legal professions also began emerging and demanding respect in colonial courts। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि 19th सेंचुरी के एंड तक, मतलब 1890s के टाइम तक क्या होने लगा कि जो इंडियन लीगल प्रोफेशन था, मतलब कि ऐसे लोग जो कि मान लो कोई लॉयर है, कोई एडवोकेट वगैरह है, तो ये लोग भी धीरे धीरे करके क्या कहने लगे कि हमें कॉलोनियल कोर्ट्स में और रिस्पेक्ट चाहिए। जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में ये एक सिस्टम पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो ये कहते थे कि अगर कोई ब्रिटिशर्स के ऊपर कोई इल्जाम लगा है, कोई व्हाइट पर्सन के ऊपर अगर कोई इल्जाम लगा है, तो उसको, उसका जो केस है वो कोई व्हाइट जज ही देखेगा। मतलब कि जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि अगर कोई पर्सन कोई क्राइम कर रहा है तो उसको कोर्ट के आगे प्रेजेंट किया जाता है, तो इस कोर्ट में जो जज बैठेगा ना वो व्हाइट ही होना चाहिए अगर ये क्रिमिनल व्हाइट है। मतलब कि ब्रिटिशर्स को जज जो है कोई गोरा बंदा ही करेगा, कोई ब्रिटिशर्स करेगा। गोरा भी ये नहीं कि इंडियन है और गोरा चल जाएगा ना, व्हाइट मतलब कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो ही किसी ब्रिटिशर का केस देखेंगे। यहाँ पे जज जो है कोई इंडियन नहीं हो सकता अगर क्रिमिनल इंडियन है, अगर क्रिमिनल ब्रिटिशर है तो, राइट। इस तरीके से जो है एक तरीके से इंडियंस की बेइज्जती की जा रही है ना, कि इंडियंस जो हैं वो किसी ब्रिटिशर का केस नहीं देख सकते, वो किसी ब्रिटिशर को जज नहीं करेंगे। तो ये एक तरीके से कितना डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस हो गई है ना। तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस जो हैं वो हमें देखने मिल रही थी, और इसीलिए ऐसे इंडियन लीगल प्रोफेशंस जो इस डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर रहे थे, उन्होंने भी डिमांड करने स्टार्ट कर दी कि हमें इक्वालिटी चाहिए कोर्ट्स में। ये जो तुम कह रहे हो ना कि गोरों को सिर्फ गोरे ही देखेंगे, और अगर इंडियंस हैं तो अगर कोई इंडियन क्रिमिनल है तो उसे व्हाइट जो जज है वो भी देख सकता है, और इंडियन जो जज है वो भी उसका केस देख सकता है। ऐसा नहीं चाहिए हमें। अगर कोई क्रिमिनल है तो चाहे व्हाइट भी देखे, इंडियन भी देखे, कोई भी देखे, जज होना चाहिए, वो देखे। ये तुम ऐसे डिस्क्रिमिनेशन मत करो। इस तरीके से वो लोग आवाज उठाने लग गए। दे बिगेन टू यूज लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ इंडियंस। और धीरे धीरे करके जो लीगल प्रोफेशन थे भाई, जिनको कानून की अच्छी समझ है, वो कानून का इस्तेमाल करके इंडियंस के राइट को डिफेंड करने लग गए कि हाँ इंडियंस के पास ये हक है। अगर तुम किसी गोरे को कह रहे हो कि वो गोरे का केस देख सकता है, तो भाई हमने भी तो सेम लॉ की पढ़ाई की है, हमने किसी और चीज की पढ़ाई थोड़ी की है। हमें भी ये हक है कि हम देख सकते हैं, इनको जज कर सकते हैं। ब्रिटिशर्स अगर कटघरे में खड़े हैं तो उन्हें कोई इंडियन जज जो है वो जज कर सकता है, उनका केस देख सकता है, उन्हें सजा दे सकता है। इंडियन जजेस ऑल्सो बिगेन टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन मेकिंग डिसीजंस। और धीरे धीरे करके जो इंडियन जजेस थे, ऐसे जजेस जो कि इंडियंस हैं, वो भी अब धीरे धीरे करके डिसीजन मेकिंग में, मतलब कि डिसीजंस लेने में और बेटर रोल जो है वो प्ले करने लग गए। Therefore, there were several ways in which Indians played a major role in the evolution of the rule of law during the colonial period। इसलिए हम आसानी से ये कह सकते हैं कि इंडिया का ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो सिस्टम था लॉ का,
उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडियंस ने उसको चेंज करने में। जो रूल ऑफ लॉ है उसको लाने में इंडियंस ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि हमारे जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने आवाज उठानी स्टार्ट की कि इक्वालिटी होनी चाहिए, हमें इस तरीके के फालतू कानून नहीं चाहिए। और साथ ही साथ जो लीगल प्रोफेशनल्स थे उन्होंने भी आवाज उठाई। तो मतलब कि इंडियंस ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया में रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश करने का। तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ब्रिटिशर्स ने रूल ऑफ लॉ लाया है, नहीं, वो तो बस ऑप्रेस ही कर रहे थे हमको, वो तो बस हम पे अत्याचार करने पे ध्यान दे रहे थे। वो जो भी कानून ला रहे थे हमें कंट्रोल करने के लिए, ज्यादातर ऐसे कानून ला रहे थे जो कि हमें दबाने के लिए, हमें कंट्रोल करने के लिए थे, भलाई जो है वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे। तो इंडियंस ने आवाज उठाई इस तरीके की गंदे कानूनों के खिलाफ और एक बेटर जो लीगल सिस्टम है उसको स्टैब्लिश करने की कोशिश की। अब जैसे हमने ये सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 के बारे में पढ़ा, इसी तरीके का एक और जो है आर्बिट्रेरी कानून था जो कि था रोलेट एक्ट। इसके बारे में आपने सुना होगा, हमने पिछली क्लासेस में भी इसके बारे में डिस्कस किया है कि ये भी एक एग्जाम्पल है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो हैं वो मन मर्जी चला रहे थे इंडियंस को कंट्रोल करने के लिए। तो ये रोलेट एक्ट था, ये भी कुछ कुछ ये सेडिशन एक्ट की ही तरह था। रोलेट एक्ट में भी ये कहा जा रहा था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो किसी भी इंडियन को, किसी भी पर्सन को जिस पे भी उन्हें शक हो रहा है कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में इंक्लूड हो सकता है या किसी भी कारण से, वो उसको जो है पकड़ सकते हैं, बिना किसी ट्रायल के उसको जेल में डाल सकते हैं। तो कुछ कुछ इसी तरीके का ये भी कानून था। इंडियन नेशनलिस्ट इंक्लूडिंग महात्मा गांधी वर वेहेमेंट इन देयर अपोजिशन टू रोलेट एक्ट। और इस ये जो रोलेट बिल है, मतलब कि कोई भी एक्ट जो है वो पार्लियामेंट से पास होने से पहले वो बिल होता है। जब उस पर प्रेसिडेंट या जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है जब उस पर साइन कर देता है तब वो बिल जो है एक्ट बनता है, राइट। तो जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, इस चैप्टर के शुरुआत में भी पढ़ा कि पार्लियामेंट में क्या होता है कि कोई भी मुद्दा जो है वो रखा जाता है। तो मान लो लोकसभा में किसी मुद्दे को रखा और उसको आगे बढ़ा दिया गया, तो जो वो एक्ट लाने की बात करी जा रही है वो अभी एक्ट बनानी है, उसे हम बिल कहेंगे। तो बिल जो है वो पास होके राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से बिल पास होके प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट जब उस पर साइन कर देंगे तब वो एक्ट बन जाएगा, राइट। तो इस तरीके से उस जो रोलेट बिल था उसकी बहुत ज्यादा अपोजिशन की थी इंडियन नेशनलिस्ट ने। Despite the large number of protests, the Rowlatt Act came into effect on 10 मार्च 1919। मतलब कि जब ये बातें चल रही थी कि रोलेट बिल जो है वो आएगा, इस तरीके का कानून आने वाला है, तब बहुत सारे इंडियंस ने इसका अपोज किया। बट इतने प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी रोलेट एक्ट जो है वो आ ही गया 10 मार्च 1919 में। In Punjab, protest against the act continued quite actively, and on April 10, two leaders of the movement, Dr. Satyapal and Dr. Saifuddin Kichlu, were arrested। और पंजाब में ये जो प्रोटेस्ट था वो काफी तेजी से चल रहा था और अप्रैल 10 को क्या हुआ, दो लीडर्स इस मूवमेंट के जो कि इस एक्ट का उल्लंघन नहीं उसका अपोजिशन कर रहे थे, उनको जो कि थे डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सफुद्दीन किचलू, इनको ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया और जेल में डाल दिया। टू प्रोटेस्ट दीज अरेस्ट अ पब्लिक मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 13 अप्रैल एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर। और इसी अरेस्ट को अपोज करने के लिए कि जो लोग हैं उनके लीडर को अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया है, तो लोग तो और ज्यादा गुस्सा होंगे कि पहले तो तुमने इतना गंदा कानून लाया जो कि हमारे ऊपर एक तरीके से अत्याचार वाला कानून है, और इस कानून का जो लोग विरोध कर रहे थे हमारे लोग, उनको तुमने जेल में डाल दिया। तो लोग जो है और ज्यादा गुस्सा हो गए। बट उन्होंने क्या किया, इस अरेस्ट का अपोज करने के लिए उन्होंने 13 अप्रैल को जलियांवाले बाग में एक मीटिंग रखी एक तरीके से, जहां पे लोग इकट्ठा होंगे और बातचीत करेंगे कि इस चीज का कैसे और अपोज किया जाए। तो क्या हुआ, जनरल डायर एंटर्ड द पार्क विद हिज ट्रूप्स। तो इस टाइम पे ये लोग कोई जंग लड़ने के लिए इकट्ठा नहीं हुए थे, ये लोग तो सिर्फ एक मीटिंग कर रहे थे कि किस तरीके से आगे इस चीज को लेके जाया जा सके, किस तरीके से हम अपने लोगों को छुड़वा सकें और इस कानून का और बेटर तरीके से अपोज कर सके। डिस्कशन के लिए जो है लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में। बट क्या हुआ कि जो जनरल डायर है उसने पार्क में एंटर कर दिया अपने ट्रूप्स के साथ, अपनी सेना के साथ। They closed the only exit and without giving any warning, General Dyer ordered the troops to fire। तो मान लो जलियांवाला बाग कुछ इस तरीके का था और उसमें बीच में एक ही गेट था जिससे कि सभी लोग एंटर करते थे, और यहाँ चारों तरफ दीवारें हैं, मतलब कोई और एग्जिट नहीं है, एक ही गेट से लोग घुसेंगे, एक ही गेट से लोग बाहर आएंगे। तो जो जनरल डायर है उसने क्या किया, वो इस गेट में घुस गया अपनी सेना के साथ और इस गेट के दरवाजे जो है वो उसने बंद कर दिया, और यहाँ पे जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे उनके ऊपर उसने क्या कहा, अपनी ट्रूप्स को ऑर्डर दे दिए कि भाई तुम गोलियां इन पे दागना स्टार्ट कर दो। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे जो है पूरे लोग जो है इकट्ठा हो रखे हैं और यहाँ पे ये जनरल डायर के ट्रूप्स हैं
जो कि इन लोगों पे गोलियां ताने खड़े हैं और बंदूक से गोलियां चलाए जा रहे हैं। Several hundreds of people died in this gunfire and many more were wounded, including women and children. तो बहुत सारे लोग जो हैं, उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी, वो शहीद हो गए, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इन गोलियों की वजह से जख्मी भी हो गए। साथ ही साथ इन लोगों में औरतें और बच्चे भी शामिल थे। This painting shows troops firing on the people during the जलियांवाला बाग मैसेकर। और इस पेंटिंग में, जैसे कि मैंने बताया आपको, कि जो जलियांवाला मैसेकर था, हत्याकांड था, जो भी था, बहुत ही ज्यादा जो सैड पार्ट है उसको इस पेंटिंग में दर्शाया गया है। और ये आपने कुएं की भी बात सुनी होगी कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो बचने के लिए कुएं में कूदने लग गए, और मतलब हड़बड़ी हुई होगी, बहुत सारे लोग गलती से गिर गए होंगे, तो बहुत सारे लोग जो हैं उनकी जानें इस कुएं में गिरने की वजह से भी चली गई थी। अगर आप जाओगे जलियांवाला बाग में तो वहां पे आपको ये देखने मिलेगा कुआं, और वहां पे आपको जो दीवारें हैं वहां पे गोलियों के जो निशान है वो अभी भी बने हुए हैं, दिखते हैं, राइट। तो आप जाके देख सकते हो। With the adoption of the constitution, this document served as the foundation on which our representatives began making laws for the country. So अभी हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो ये क्लियर थी इस बात को लेकर कि मिसयूज ऑफ पावर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसको लोगों ने अडॉप्ट किया, उससे क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से बेस प्रोवाइड करता है, जिसके बेसिस पर, जिसके आधार पर हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ऐसे लोग जिनको हमने चुनकर पार्लियामेंट में भेजा है, वो लोग पूरे देश के लिए लॉ बना सकते हैं। एक तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को ये अधिकार देता है कि वो लोगों के लिए कानून बनाएं। एवरी ईयर आवर रिप्रेजेंटेटिव्स पास several new laws as well as amend existing ones। तो हर साल हमें ये देखने मिलता है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बहुत सारे नए लॉज जो हैं वो लाते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे पुराने लॉज में चेंजेस भी करते हैं। अमेंड मतलब चेंज करना। In your class 6 book, you read about the Hindu Succession Amendment Act 2005। आपने क्लास 6 की बुक में हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 पढ़ा था। मतलब कि अमेंडमेंट वर्ड आ गया है इसमें, इसका मतलब कि एक हिंदू सक्सेशन एक्ट था पुराना, जिसमें कि चेंजेस लाए गए। According to this new law, son, daughters and their mothers can get an equal share of family property। तो पहले क्या होता था कि अगर कोई पर्सन है, उसकी कोई प्रॉपर्टी है, तो उसके प्रॉपर्टी का जो शेयर है, ये कोई पर्सन था ए, इसके घर में 2 बेटे हैं, राइट, 2 इसके सन हैं, 2 इसके डॉटर्स हैं, और 1 इसकी वाइफ भी है, राइट। तो पहले क्या होता था कि अगर ये पर्सन जो है अपनी प्रॉपर्टी को बांटना चाहता है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ इन बेटों के पास जाएगी, इसके बेटों में ये जो प्रॉपर्टी है वो आधी आधी बढ़ जाएगी। बट इस पुराने कानून में जब चेंजेस लाए गए तो ये कहा गया कि अगर कोई पर्सन जो है उसको अपनी प्रॉपर्टी को बांटना है, या उसके मरने के बाद अगर उसकी प्रॉपर्टी बटेगी, तो वो उसके बेटों में, उसकी बेटियों में, साथ ही साथ उन बच्चों की माँ में, मतलब कि उस पर्सन की बीवी के बीच में इक्वली वो बटेगी। मतलब कि मान लो ये ए पर्सन जो है, इसकी किसी दुर्घटना की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद क्या होगा कि जो भी प्रॉपर्टी इस पर्सन के पास थी वो इसके अब बेटों में भी, बेटियों में भी, साथ ही साथ इसकी वाइफ के बीच में इक्वली बटेगी, राइट। मतलब जमीन का एक हिस्सा बेटे के पास जाएगा, एक हिस्सा दूसरे बेटे के पास, एक हिस्सा बेटियों में बटेगा, और एक हिस्सा मम्मी के पास भी जाएगा। मतलब कि जितने भी लोग हैं बाकी उसके परिवार के, उनके बीच में इक्वली बटेगा, राइट। मतलब कि उसके इमीडिएट फैमिली, ऐसा नहीं कि चाचा वाचा सबके बच्चों में, नहीं, जो वो पर्सन, उसके सगे बेटे, उसकी सगी बेटी, उसके वाइफ जो भी है, इस तरीके से ये बटेगा। मतलब कि जो पहले कानून था कि सिर्फ बेटों को मिलेगा, इससे क्या हो रहा था कि बेटियां और वाइफ के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था कि मान लो ये बेटियां जो हैं वो किस तरीके से खाएंगी पिएंगी, किस तरीके से अपनी आगे जिंदगी चलाएंगी अगर इनके पास इस प्रॉपर्टी के अलावा कुछ और नहीं है। इस तरीके से उन्हें सपोर्ट करने के लिए इस तरीके से कानून में चेंज लाया गया। Similarly, new laws have been enacted to control pollution and provide employment। इसी तरीके से सिचुएशन के हिसाब से अभी हमें देखने मिल रहा है कि एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, तो पॉल्यूशन को कर्ब करने के लिए, रोकने के लिए नए नए कानून लाए जा रहे हैं। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए नए नए लॉज लाए जा रहे हैं। हाउ डू पीपल कम टू थिंक एंड प्रपोज दैट अ न्यू लॉ इज नेसेसरी। तो आपको क्या लगता है कि जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं उन्हें कैसे पता चलता है कि हमें नया कानून लाना चाहिए, हमें इस चीज पे कानून बनाना चाहिए? क्या ऐसा होता है कि वो रात को सोते हैं, उनको सपना आता है कि ये कानून बनाते हैं और सुबह वो पार्लियामेंट में जाके बोल देते हैं? ऐसा कुछ होता है क्या? कि क्या जो पूरा सिस्टम है जिसके थ्रू लोगों को ये समझ आता है कि हाँ इस चीज पे कानून बनना चाहिए और इस तरीके से कानूनों में चेंज आने चाहिए, तो कैसे पता चलता है?
इस चीज को हम नेक्स्ट सेक्शन में और अच्छे से पढ़ेंगे।